हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में चैप्टर 14 है पादपों और जंतुओं के आर्थिक महत्व है। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस पार्ट को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके नोट्स हैं, इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो पार्ट सेकंड के अंदर सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है जंतुओं के आर्थिक महत्व है। यानी जो जंतु हम घर पर पालते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, मछली है, मधुमक्खी है, इन सब को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और इन जो पालतू जानवर हैं इनको हम पालते हैं तो उनसे हम उपयोगी जो सामान है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और उन नई तकनीकों का प्रयोग कर हम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो जंतु हैं उनके आर्थिक महत्व है। तो जानवरों को पालतू बनाकर उनसे उपयोगी सामान प्राप्त किया जाता है। और जो नई तकनीकें हैं उनका प्रयोग कर यह काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और विभिन्न जंतुओं जैसे मधुमक्खी, रेशम कीट, मछली आदि, इन सब को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपके मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खियों का जो पालन है। मधुमक्खी को हम क्यों पालते हैं? तो मधुमक्खी पौधे में परागण के लिए बहुत महत्वपूर्ण जीव है और मधुमक्खी से हमें शहद भी प्राप्त होता है। और यह ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ होने के साथ ही औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। शुद्ध शहद को परिरक्षक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और प्राचीन काल से ही प्रकृति में मिलने वाले मधुमक्खी के छत्तों से शहद तथा मधुमोम प्राप्त किया जाता रहा है। वर्तमान समय में कृत्रिम रूप से छत्तों में मधुमक्खी को पालकर बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त किया जाता है। और जिसमें रेशम कीट है, तो रेशम कीट पालन है वो कौन से संघ में आता है? ऑर्थोपोडा में आता है। और कौन से वर्ग में आता है? इंसेक्टा वर्ग में आता है। और कौन से गण में आता है? तो लेपिडोप्टेरा। ओके। और इसकी जो प्रमुख जाति है वो क्या है? बोम्बिक्स मोराई। तो रेशम कीट है, उसकी प्रमुख जाति का नाम बताइए, तो क्या होगा? बोम्बिक्स मोराई। और रेशम के कपड़े बुनने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले चीन में शुरू हुई। और रेशम कीट उत्पादन में चीन का पहला और जापान का दूसरा और भारत का तीसरा स्थान है। यानी रेशम कीट का जो उत्पादन है उसमें चीन का कौन सा स्थान है? पहला। और जापान का दूसरा स्थान है। और भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो रेशम कीट पालन है, उनका जो जीवन परिचय है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटरपिलर के बारे में। यानी कैटरपिलर क्या होता है? जब अंडज का जो अंडज है वो बन जाता है और अंडे से लार्वा है वो बाहर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। तो जब अंडज बन जाता है और अंडे से लार्वा है वो बाहर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। उसके बाद में है रेशम ग्रंथियां। यानी रेशम ग्रंथियां हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है? तो लार्वा में पाई जाने वाली एक जोड़ी लार ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? रेशम ग्रंथियां कहा जाता है। यानी लार्वा के अंदर पाई जाने वाली एक जोड़ी लार ग्रंथियों को क्या बोला जाता है? रेशम ग्रंथियां कहा जाता है। उसके बाद में इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जब रेशम ग्रंथियां पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं तो यह लार्वा से 5 गुना लंबी हो जाती है। कि जो रेशम ग्रंथियां हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं तो लार्वा से 5 गुना लंबी हो जाती हैं। और सेकंड पॉइंट में क्या है कि रेशम है वो द्रव के रूप में स्त्रावित होता है। कि जो रेशम होता है वो द्रव यानी लिक्विड के रूप में स्त्रावित होता है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जब यह द्रव
हवा के संपर्क में आता है तो यह क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। और 4 नंबर पॉइंट आपके क्या है, पूरी तरह से विकसित लार्वा की जो लंबाई है वो कितनी होती है, लगभग 7.5 सेंटीमीटर होती है। और 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि इस अवस्था में यह भोजन नहीं करता है। और 6 नंबर पॉइंट आपके, इसके बाद कोकून बनता है, इसके बाद क्या बनता है, कोकून बनता है। और 7 नंबर पॉइंट है, अपने आप को यह रेशम से बांध लेता है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं प्यूपा की, कि जो प्यूपा है वो क्या है, प्यूपा की क्या परिभाषा होती है। तो कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा को क्या कहा जाता है, प्यूपा कहा जाता है। यानी कोकून के अंदर जो लार्वा बंद होता है निष्क्रिय, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। और कोकून है वो लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबे रेशम के धागों को बनाता है। और कोकून का जो वेट होता है, भार होता है, वो कितना होता है, 1.8 ग्राम से 2.2 ग्राम होता है। और रेशम है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और रेशम का जो आंतरिक भाग होता है वो फाइब्रिन का, और भारी भाग है वो किसका बना होता है, सेरिसिन प्रोटीन से बनता है। तो ये क्वेश्चन आपसे आपके आ सकता है एग्जाम में कि जो रेशम है उसका आंतरिक भाग किसका बना होता है, फाइब्रिन का बना होता है। और अगर भारी भाग है वो पूछे कि भारी भाग है वो किसका बना होता है, तो सेरिसिन प्रोटीन का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और रेशम कीटों को पालने के लिए शहतूत के बाग लगाए जाते हैं, कि जो रेशम कीट है उसको पालने के लिए कौन से पौधे हैं उनके बाग लगाए जाते हैं, तो शहतूत के जो पौधे हैं उनके बाग लगाए जाते हैं। उसके बाद में है लाख कीट संवर्धन, यानी जो लाख कीट संवर्धन है उसे क्या कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है। तो लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रेजिन युक्त रालदार पदार्थ को क्या कहा जाता है, लाख कहा जाता है। अब है लाख संवर्धन, कि लाख के व्यापारिक उत्पादन के लिए लाख कीटों के पालन को लाख संवर्धन कहा जाता है। और विश्व के लाख उत्पादन का 80% भाग है वो भारत में उत्पादित होता है। कि विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व के लाख उत्पादन का 80% भाग है वो कहाँ उत्पादित होता है, भारत में उत्पादित होता है, यानी उसका उत्पादन है वो भारत में होता है। अब है लाख कीट का वैज्ञानिक नाम, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपके, लेसिफर लेका होता है, लेंसिफर लेका, ये आपको ध्यान रखना है। अब लाख उत्पादन की जो विधियां हैं, तो इसकी कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। एक तो लाख उत्पादन की परंपरागत विधि है और एक लाख उत्पादन की आधुनिक विधि है। तो जो परंपरागत विधि है उसमें क्या होता है कि जो आदिवासी होते हैं उनके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली यह विधि प्राचीन और अवैज्ञानिक है। इसमें लाख के पौधे को काटकर ही लाख एकत्रित की जाती है, इकट्ठा की जाती है, जिसे आगामी फसल को भारी नुकसान होता है। यानी लाख उत्पादन की जो परंपरागत विधि होती है उसमें आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली यह विधि प्राचीन और अवैज्ञानिक है। इसमें लाख के पौधे को काटकर ही लाख है वो इकट्ठा की जाती है, एकत्रित की जाती है, जिसे आगामी फसल को क्या होता है, भारी नुकसान होता है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं लाख उत्पादन की आधुनिक विधि। अब इस विधि में क्या होता है तो वो भी आप अच्छे से जान लीजिए कि इस विधि में लाख एक साथ न निकलकर बारी बारी से निकाली जाती है। और लाख से संबंध अनुसंधान लाख अनुसंधान केंद्र रांची यानी बिहार में किया जाता है। उसके बाद में है मछली पालन। अब मछली पालन क्या होता है तो वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि मछली है वो प्रोटीन युक्त उच्च पोषक युक्त तथा आसानी से पचने वाले भोजन का स्रोत है। और मछली के प्रजनन और उत्पादन के लिए उन्हें तालाबों और झीलों में पाला जाता है। कि जो मछलियां होती हैं उनको तालाबों और झीलों में पाला जाता है। और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगभग 1500 वर्ष पुराना मछली उद्योग है। मछलियों का खारे पानी की जगह मीठे पानी में अधिक उत्पादन किया जाता है, जैसे रोहू, कतला है, मृगल है
और विदेशी कॉमन कार्प है। ये सब जो मछलियां हैं उनकी प्रजातियां हैं। और मछली उत्पादन के लिए चिकनी मिट्टी के स्थान को जलाशय बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। और इन जलाशयों के तापक्रम, प्रकाश, ऑक्सीजन, जल प्रवाह आदि को नियंत्रित कर मछलियों का अधिक उत्पादन किया जाता है। और मछलियों को भोजन के रूप में सूक्ष्म जलीय पादप और जंतु चावल की भूसी और गेहूं की चप्पड़, अनाज के टुकड़े आदि देते हैं। यानी जो मछलियां हैं उनको गेहूं की चापड़, अनाज के टुकड़े और जो सूक्ष्म जलीय पादप हैं, जंतु हैं, चावल की भूसियां हैं, वो उनको दिया जाता है। उसके बाद में है पशुपालन, यानी पशुओं का पालन है। हम क्यों करते हैं? जैसे हम भैंस पालते हैं घर पर, गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, तो उनसे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें पालतू जानवरों के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। और भारत का जो दूध उत्पादन है उसमें पहला स्थान है। भारत में विश्व की कुल संख्या का 55% भाग भैंसें हैं और 15% क्या हैं? गाय हैं। यानी डेयरी उद्योग, तो दूध उत्पादन के लिए भैंस है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भैंस की प्रमुख अच्छी नस्लों के नाम कौन कौन से हैं? जाफराबादी, मुर्रा है, बदावरी है, मेहसाना है आदि। ये सब क्या हैं? भैंस की प्रमुख अच्छी नस्लें हैं। उसके बाद में है गाय की प्रमुख अच्छी नस्लें कौन कौन सी हैं? गिर है, साहिवाल हैं और सिंध हैं और देवकी हैं और हरियाणा है। ये सब क्या हैं? गाय की प्रमुख अच्छी फसलें हैं। उसके बाद में है बकरी की प्रमुख अच्छी फसलें, जिसमें सिरोही हैं, बारबरी हैं और कश्मीरी हैं, पश्मीना है और जमनापरी हैं। ये सब क्या हैं? बकरी की प्रमुख अच्छी फसलें हैं। उसके बाद में है पशुओं को चेचक, तपेदिक, गलघोटू, खुरपका, गिल्टी रोग आदि से बचाया जाता है। इसके लिए समय समय पर क्या आवश्यक है? टीकाकरण आवश्यक है, यानी उनको टीकाकरण है वो जरूरी है करवाना। उसके बाद में है कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। अब मुर्गियों का पालन हम क्यों करते हैं? तो अंडे और मांस है, उसके लिए क्या पालन है? मुर्गी पालन होता है। और इस उद्योग से भोजन में प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति बड़ी मात्रा में होती है। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। मुर्गियों को भोजन में मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं, ज्वार आदि दिया जाता है। और मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें सुरक्षित आवास और पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए। उसके बाद में है ऊन उद्योग। उत्तरी भारत में ऊन के लिए भेड़ें पाली जाती हैं। भेड़ के बालों से क्या मिलता है? ऊन मिलता है। और ऊन का रंग है वो भेड़ की प्रजाति और उस क्षेत्र की जलवायु पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और भेड़ की जो नस्लें हैं जिसमें लोही, नली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी आदि, ये सब भैंस की जो भेड़ है उसकी प्रमुख नस्लें हैं। ऊन उत्पादन के लिए राजस्थान महत्वपूर्ण राज्य है। उसके बाद में है परवाल और परवाल भित्तियाँ। तो परवाल और परवाल भित्तियाँ क्या होती हैं? परवाल है वो एकल या निवही पालिप जंतु हैं। ये सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। परवाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल स्त्रावित करते हैं। परवाल निवय के पालिपों के लगातार मुकुलन से समुद्र में चुनेदार चट्टानों या कवच के बने टीले के समान रचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें परवाल भित्तियाँ कहते हैं। और कोरल का उपयोग दवाओं में किया जाता है। उसके बाद में है मोती या मुक्ता संवर्धन। मोती या मुक्ता संवर्धन किसे कहते हैं? तो मोती मुक्त सुक्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। इनके हजारों टन कवच प्रतिवर्ष आकर्षक सुंदर वस्तुएं बनाने में उपयोग किए जाते हैं। और कृत्रिम तकनीक द्वारा सीपियों को पालकर उनसे मोती प्राप्त करना मोती संवर्धन कहलाता है। और मोती संवर्धन की तकनीक सबसे पहले जापान में विकसित की गई थी। उसके बाद में है जंतुओं के अन्य महत्व। तो ये टॉपिक आपके वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन के ज़्यादा चांस हैं। तो इसमें पहला जो महत्व है वो है रंग, यानी कुछ सल्क कीटों के सूखे शरीर से टेनिन और कोकिनोल
रंग प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। दूसरा आपके अपमार्जक, तो कुछ कीट मृत पादपों और जंतुओं के शरीर का भक्षण करते हैं और उन्हें सड़ने व बदबू फैलाने से रोकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। उसके बाद में है औषधीय महत्व, तो कुछ कीट ऐसे होते हैं जैसे ब्लिस्टर मृगों से कैंथाराइडिन औषधि प्राप्त की जाती है जिनका उपयोग बालों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। तो बाल होते हैं उनको झड़ने से रोकने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, कैंथाराइडिन। ओके। और कोचिनोल कीटों से प्राप्त कार्मिनिल अम्ल प्राप्त होता है जिसका उपयोग कुक्कर खांसी में किया जाता है। तो कुक्कर खांसी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, कार्मिनिल अम्ल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में 4 नंबर जो महत्व है वह है भोजन के रूप में। तो जो मांसाहारी मनुष्य हैं, जो मनुष्य मांस खाते हैं, वे विभिन्न जीवों को भोजन के रूप में खाते हैं। और पादपों में परागण, यह आपके 5 नंबर महत्व है। तितली है, चींटी, मधुमक्खी, मक्खी, भृंग आदि एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाकर परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। ओके। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।